मनोज गैरोले साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। हमने कुछ पॉइंट्स नहीं गिनवाए हैं कि आज बीजेपी की तरफ से ये वादे किए जा सकते हैं जो पिछली बार 2014 में नहीं किए गए थे, लेकिन आज बीजेपी को अपनी रिपोर्ट भी पेश करनी है। आज बीजेपी को यह भी बताना है कि अगर आप महिलाओं को लेकर कोई वादा कर रहे हैं तो नया वादा क्या होगा, पुराना वादा क्या था। अगर आप किसानों को लेकर कुछ वादा कर रहे हैं तो नया वादा क्या है, पुराना वादा क्या है। क्योंकि सर अभी जो हाल में विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें हमने देखा कि किसान के मुद्दे पर कांग्रेस जीत दर्ज करने में कामयाब रही। आपको लग रहा है कि मेन फोकस कांग्रेस बीजेपी का किसानों पर होगा या फिर आतंकवाद पर होगा, राष्ट्रवाद पर होगा, महिलाएं होंगी फोकस में? ये देखिए, ऐसा है कि 2014 में जब बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था तो बीजेपी उस समय अपोजिशन पार्टी थी, तो इसलिए उसमें कई सारी उन्होंने घोषणाएं की थी। अगर हम 2014 का उसका मैनिफेस्टो देखें तो उसमें से कम काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, 70-80%, जो कि इनके 5 साल के कार्यकाल में कहीं भी पूरी नहीं हुई है। तो और उसी तरीके से आज जब ये घोषणा पत्र जारी करेगी तो इसलिए इसको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने उस वर्ग के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए क्या क्या किया है वो सामने पेश करे। अब जो पुराने मैनिफेस्टो में भी जो बात थी, और आज सबसे बड़ा इशू है बेरोजगारी का इशू, सबसे बड़ा है। पुराने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा था कि वो जो एमएसएमई सेक्टर है उसको वो प्रोत्साहन देंगे, लेकिन एमएसएमई सेक्टर का ये हालत हो गया कि पिछले 5 साल में उसकी हालत सबसे ज़्यादा खराब हुई। तो और इसके कारण बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ी। उन्होंने कहा था कि उन सेक्टर्स में जो लेबर इंटेंसिव होते हैं उनको वो प्रमोट करेंगे ताकि रोजगार बढ़े, लेकिन रोजगार बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। इसी तरीके से किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों की भी हालत पिछले 5 साल में और ज़्यादा खराब हुई है। अब देखने की बात है कि कांग्रेस ने जब एक स्कीम अपनी अनाउंस कर दी तो उसको बीजेपी कैसे काउंटर करती है, अलग अलग वर्ग में करेगी, कैसे करेगी, वो एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा आज के घोषणा पत्र। उमाकांत जी, 2 पॉइंट्स हैं। एक तो रोजगार का मुद्दा, क्योंकि सीधे सीधे युवाओं से जुड़ा हुआ है, इस बार बड़ी संख्या में नए वोटर्स जुड़ रहे हैं, और दूसरा है किसान का मुद्दा, जिस पर कांग्रेस भी लगातार बीजेपी को घेरती आई है। आपको लग रहा है कि 5 साल अच्छे रहे हैं और आने वाले 5 साल के लिए कुछ नए वादे करेगी अगर बीजेपी, तो लोग उस पर विश्वास भी करेंगे? देखिए, बीजेपी को भी पता है और जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उनको भी पता है, भारत बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इस इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में अगर रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी और पॉवर्टी का जो शहरी गरीबी है, अर्बन पॉवर्टी का इलाका, गांव खाली हो रहे हैं, शहरों में रोजगार के लिए आ रहे हैं। अगर उनको शहरों में भी रोजगार सुलभ नहीं होगा तो जाएंगे कहां? तो ये इकोनॉमी जो है एक सर्कल है। अगर लोगों को रोजगार होगा तो उनकी लोग बाजार से सामान खरीदेंगे, बाजार का सामान बिकेगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी। तो आज हालात जो हम देख रहे हैं इकोनॉमी की, बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है। भाषण देने के लिए, मंच पर भाषण देने के लिए पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जब इनकी सरकारें रहती है, कांग्रेस की भी, उसने भी खूब ढोल पीटे कि ये किया वो किया, लेकिन जमीन सारे देश को पता है कि कांग्रेस के शासन में वो जो समस्याएं थी, मूलभूत मौलिक समस्याएं, वो नहीं सुलझी, और वो नहीं सुलझी तो भाजपा ने एक सपना 2014 में अपने घोषणा पत्र के जरिए देश की जनता को दिखाया, और अब भाजपा अपने घोषणा पत्र पे 2014 के घोषणा पत्र पे चुनाव नहीं लड़ रही है। आज उसने ओवरलैपिंग कर दी, सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरे कारण। तो इस तरह का जो डाइवर्जेंस है ये दिखाता है कि जो कोर इश्यूज हैं, किसान की समस्याएं हैं, रोजगार की समस्या हैं, ग्रामीण भारत की समस्याएं, हेल्थ सेक्टर का जो बड़ा एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि आज आपने 5 लाख लोगों का बीमा कराने की बात की है। सच्चाई ये है कि गांव में बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, इंटीरियर इलाकों में क्या, शहरों में नहीं है। लोग दर दर भटक रहे हैं, मौतें हो रही हैं दुर्घटनाओं में, उनको बचाने का कोई नवीन कुमार जी से आपके सवालों का जवाब ले लेता हूं। नवीन कुमार जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात मैं जो भी मेरे मित्र बोल रहे थे उन्हीं से शुरू करता हूँ। ऐसे कह रहे हैं, उनके कहने से उनका ऐसा नैरेटिव लगता है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद गांवों में, कस्बे में हेल्थ की फैसिलिटी सरकार ने बंद कर दी, या फिर वहाँ अस्पताल बंद कर दिए, अस्पताल रहे नहीं।
5 साल के अंदर अंदर सारे देश के अंदर अस्पताल बंद कर दिए गए, किसानों को मिलने वाली नहीं, वो कह रहे हैं कि नए आपने कितने बनाए, सुविधाएं कितनी बेहतर कर दी, उसका जवाब भाषण दिया जाए, भाषण उनको देना भी चाहिए, लेकिन मैं वो पत्रकार है, वो भाषण नहीं दे रहे हैं, वो तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आजकल पत्रकार भी भाषण देते हैं, कोई बात पत्रकार भाषण नहीं दे रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। और अगर नवीन कुमार आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सवाल और भाषण में क्या फर्क होता है, तो आप जरा अपने टेप्स उठाकर देख लीजिए कि आप लोग कितना भाषण देते हैं और कितने सवालों का जवाब देते हैं। नहीं, मेरे किसी मेहमान के साथ आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते नवीन कुमार जी, प्लीज सवाल का जवाब दीजिए आप। मैं वही जवाब दे रहा हूं, जो नैरेटिव पैदा किया मैं उसके बारे में बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि देश मोदी सरकार आने के बाद सारी हेल्थ सुविधाएं बंद कर दी, लेकिन मैं बताता हूं कि मोदी सरकार ने आने के बाद ये तय किया 3 लोकसभा के बाद 3 लोकसभा पर एक एम्स बनाने की व्यवस्था करी है। आज से पहले किसी ने करी मत कीजिए टीवी पर, आज से पहले झूठा भाषण मत कीजिए, आप मत दीजिए भाषण, आप भाषण मत दीजिए, सुनिए, ये झूठा प्रोपेगेंडा मत कीजिए, पत्रकार को सुनना भी जरूरी है, पत्रकार को सुनना भी जरूरी है, झूठ का प्रोपेगेंडा मत कीजिए। आप बेशक मुझे मालूम है कि सर्टिफिकेट मत करने के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है। 3 लोकसभा पर एक टीवी चैनल पर झूठ की बात करी मोदी सरकार ने, आपने उससे पहले करा कब? आज से पहले कभी तय किया कि 3 हॉस्पिटल 3 लोकसभा क्षेत्र? अरे ये बताइए आप 5 लाख रुपए लेकर के लोग काटेंगे क्या, खाएंगे क्या? गाँव आप यहाँ बैठे हुए, आपको क्या नॉलेज? आपको अरे आपको आपसे ज्यादा नॉलेज होगी। मैं गाँव में जानता हूँ, मैं गाँव में भी जाता हूँ, भाषण नहीं देता हूँ, मैं गाँव में भी जाता हूँ, गाँव के लोग बोल रहे हैं, झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप झूठ का सर्टिफिकेट, आपका सिलेक्शन इसीलिए किया गया है, मत परेशान मत बोखलाइए मत आप क्यों एक्सेप्ट मत बोखलाइए। नवीन जी आप शांत हो जाइए, मेरा ये कहना है, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मुद्दे पर आइए ना, आप जवाब दीजिए। राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कहा किसानों के कर्जे माफ करेंगे, नहीं हुए आज तक। भारतीय जनता पार्टी ने कहा नेता से किसानों को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया, जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सिंह साहब हमने उसको किसान को मिलने वाली लागत मूल्य से आप कह रहे हैं कांग्रेस से जवाब फैसला किया। आपने कहा कि 5 लाख रुपया गरीबों को हेल्थ बीमा नहीं मिल रहा, जहां कांग्रेस शासित राज्य है या फिर उनके सहयोगी सरकारें, वो उन्होंने ये स्कीम लागू ही नहीं करी अपने राज्यों में। क्यों नहीं लागू करी ये स्कीम अपने राज्यों में? क्या गरीबों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी? क्या वो गरीबों के दुश्मन है? क्या उनको अगर वो लागू करते और अपना आदर्श राज्य बनाते तो अच्छा बेहतर होता। वो कहते कि हमने 5 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर का नाम जुड़ा था तो हमने गरीबों को दिया हेल्थ बीमा, क्यों नहीं दिया? कांग्रेस शासित राज्यों ने अभी तक लागू नहीं किया। जन औषधि योजना क्यों नहीं लागू करी? और आप विश्वास मानिए, ये वही तमाम पत्रकार हैं, जब कांग्रेस के नेता यहीं बैठे होंगे तो उनसे भी ये सवाल पूछेंगे। कांग्रेस के कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रखकर बचाने की कोशिश करेंगे नवीन कुमार, ये तो ठीक नहीं है ना। आज कम से कम ठीक से जवाब दीजिए सर, क्या भाजपा सरकार ने आने के बाद करने जा रहे नवीन जी को बंद किया है? क्या जोर से बोलने से या ज्यादा बोलने से बातें स्पष्ट नहीं होती हैं, लोगों को समझ में नहीं आती हैं। पॉइंट टू पॉइंट आप जवाब देंगे, अच्छा लगेगा, दर्शक भी सुनेंगे। चलिए, अभिलाष खांडेकर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हम आपको दिखाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात करेंगे। शाम 5 बजे अमित शाह मुलाकात करने के लिए जाएंगे। आडवाणी से भी अमित शाह की मुलाकात होगी और मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात होगी। आपको बता दें कि पिछली बार यानी कि 2014 में बीजेपी ने जब घोषणा पत्र जारी किया था तो ये 2 बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे मैनिफेस्टो लेकर, लेकिन आज क्या ये मौजूद रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। शाम 5 बजे आज अमित शाह मुलाकात करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है मनोज जी, जी सर मैं आपके पास आता हूं। मनोज जी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैनिफेस्टो जब बीजेपी की तरफ से जारी किया जाएगा उस वक्त ये नेता नहीं रहेंगे मौजूद तो ही 5 बजे मुलाकात होगी? हाँ, ये तो देखिए एक देखने वाली बात होगी। पिछली बारी का सीन आपको ध्यान होगा, 2014 में मुरली मनोहर जोशी जी खासतौर से कितना ज़्यादा एक्टिव थे। अगर आप उस समय के फुटेज आज भी देखें तो मुरली मनोहर प्रमुख थे, हाँ प्रमुख थे, मतलब हाँ घोषणा के प्रमुख थे और उन्होंने ही उसको वो किया था रिलीज जारी किया था जी। और फोटो भी था, फ्रंट पेज था, कवर पेज था, उसमें जोशी का फोटो था, आडवाणी का फोटो था, राजनाथ सिंह का था और नीचे आके मोदी का था और बाकी जो चीफ मिनिस्टर से 3 उनका था। लेकिन अब की बार ये फोटो रहेगा कि नहीं, वो देखने वाली मेरे ख्याल से शाम के 5 बजे मिलना, अगर 9 बजे मिलते तो उसका एक मैसेज दूसरा जाता, क्योंकि तब आप घोषणा पत्र जारी करने जा रहे थे, इजाजत लेके कर रहे हैं मार्गदर्शक मंडल के सदस्यों से, शायद ये मैसेज जाता। लेकिन घोषणा पत्र जारी करने के बाद मिलने जा रहे हैं, हो सकता है कि इनका अब तस्वीर न हो और ये नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से हम जो लगातार हम लोग कहते हैं
कि ये एरा का अंत हो गया, जो एक बुजुर्ग नेता हुआ करते थे, ये एक मैसेज जा सकता है। जी अभिलाष खांडेकर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं उस समय तो नवीन कुमार जी के मामले में कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन अब वो मुद्दा आगे बढ़ गया है, तो निश्चित रूप से अब वापस मैनिफेस्टो पे फोकस करेंगे कि मैनिफेस्टो में इस बार क्या नई चीज़ें आने वाली है। और जैसे सिंह साहब ने कहा कि अब एक नए युग का जो शुरुआत हो रही है, वैसे ही 5 साल पहले जब मोदी जी आए थे तब वो कैंपेन कमेटी के चीफ के रूप में उनका वो था और राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे, उस समय की बात अलग है। इस बार के चुनाव घोषणा पत्र में क्या नई चीज़ें आने की कोशिश कर रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करने की कोशिश की है, सोशल मीडिया को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया है, और जो नए युवा इस बार बहुत करोड़ों के संख्या में जो आने वाले हैं उनको एड्रेस करने की क्या इशू है। मैं इस बात से चिंतित हूं कि क्या इस मैनिफेस्टो में शिक्षा को लेकर कुछ बात होने वाली है क्या, क्योंकि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि जीडीपी का 6%, जो लगभग चाइना जहां पर जितना खर्च करती है उतना 6% भारत में शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। और जैसा अभी उमाकांत जी कह रहे थे, वैसा जैसे स्वास्थ्य की हालत खराब है वैसी देश में शिक्षा की भी हालत बहुत खराब है, चाहे वो आईआईटी की शिक्षा को, आईआईएम की शिक्षा हो, या वहाँ की जो ऑटोनॉमी की बात हो, या प्राथमिक शिक्षा गाँव में हो, तो शिक्षा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण। और कांग्रेस ने कल एक और बड़ी बात कह दी, एक और ऐलान कर दिया। शायद कांग्रेस ने भी एक पॉइंट बचा के रखा था कि बीजेपी घोषणा पत्र जारी करे उससे एक दिन पहले हम घोषणा कर देंगे। कांग्रेस ने कहा कि तमाम छात्र जिन्होंने एजुकेशन लोन लिया है उनसे हम ब्याज नहीं लेंगे जब तक वो नौकरी नहीं पा लेते हैं, तब तक हम उनसे ब्याज नहीं लेंगे। एनके सिंह साहब, आपको लग रहा है कि आखिरी वक्त में कुछ कहना चाहते हैं? जी मनोज जी, आखिरी वक्त में मतलब कांग्रेस ने एक और गेंद आपके पाले में डाल दी है और अब उसको संभालना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। हाँ जी विद्या, और मैं एक और बात पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि 2014 में जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था उसमें भी बीजेपी ने ये कमिट किया था कि वो एजुकेशन में 6% ऑफ जीडीपी रखेंगे। तो अगर वही चीज, और आज वो हो नहीं पाया, वो 3% से मेरे ख्याल से शायद 3% के 2.5% के आसपास वो। ठीक है सर, तो 11 बजने में कुछ ही देर का वक्त रह गया है, कुछ ही मिनट का वक्त रह गया है आप कह लीजिए, जब आपको पता लग जाएगा कि बीजेपी आज आपसे क्या वादा करने वाली है। बीजेपी ठीक 11 बजे घोषणा पत्र जारी करने वाली है और उसमें बताया जाएगा कि आने वाले 5 साल में बीजेपी किन मुद्दों पर काम करना चाहती है, किन मुद्दों को वो ऊपर रख रही है, किन मुद्दों को वो नीचे रख रही है। उमाकांत जी, पिछली बार जब घोषणा पत्र जारी हुआ था हमने देखा था कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी वहां पर मौजूद थे। आज शाम 5 बजे अमित शाह उनसे मुलाकात करने के लिए जाने वाले। तो एक बात तो स्पष्ट है कि ये जो शीर्ष नेतृत्व है या फिर कहें मार्गदर्शक मंडल के जो नेता हैं उनकी बातें ज्यादा इसमें शामिल नहीं होंगी। लेकिन एक चीज है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त भी घोषणा पत्र की कुछ बातों से सहमत नहीं थे। आपको लग रहा है कि वो बातें हटा दी जाएंगी, कुछ नई वो बातें होंगी जो पिछले 5 साल में घटित हुई हैं, जिस पर लग रहा है बीजेपी को कि काम करके वोट कम से कम हासिल कर पाएंगे? देखिए, पिछली बार जो भाजपा का जो घोषणा पत्र था उसके चेयरमैन थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी पिछले कई दिनों से टिकट कटने के पहले से ही उनको अलग थलग करने की प्रक्रिया पिछले 1-1.5 साल से हो गई थी। ये खबरें मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मीडिया की खबरें हैं। वो एक स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एस्टीमेट के चेयरमैन थे, उसके नाते उन्होंने कई रिकमेंडेशन दिए जिनका बीजेपी के एमपीज ने लिखित रूप में विरोध किया, और उसके बाद वो लगातार उनको आइसोलेट किया गया। तो एक अपोजिशन पार्टीज ने भी ये मुद्दा उठाया कि देखिए बीजेपी में किस तरह से जो वरिष्ठ लोग हैं, जैसे लालकृष्ण आडवाणी साहब हैं, उनकी सीट से रिप्लेस किया गया। उन्होंने ब्लॉग लिखा, उसमें बताने की जरूरत नहीं ब्लॉग लिखने के बाद कि उन्होंने किस तरह से एक इनडायरेक्ट अटैक बीजेपी की लीडरशिप पे किया, और ऐसे मौके पर किया जबकि पहले फेज का चुनाव अब चंद घंटे रह गए, पहला फेज का चुनाव मतदान के लिए। तो भाजपा के लिए ये बड़ा गलत मैसेज पूरे देश में गया है, और ये अपोजिशन पार्टीज इस मुद्दे को उठा रही हैं, और ये मुद्दा ये मुद्दा भले ही दूसरी पार्टियों के लिए हो, लेकिन बीजेपी के लिए मुद्दा है या नहीं, नवीन कुमार से जानेंगे। लेकिन रविकांत राय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। रविकांत, क्या अपडेट है, जरा एक बार अपडेट दीजिए। देखिए विद्या, फिलहाल इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर पहुँचने का, और प्रधानमंत्री के पहुँचने के बाद ही जो कार्यक्रम है संकल्प पत्र को जारी करने का वो यहाँ पर शुरू होगा। आपको ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड के कई और मेंबर जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, आप पीछे देखिए ये जो मंच बनाया है, यहाँ पर सारे लोग आएंगे और यहीं पर 2019
इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आज अपने संकल्प पत्र को जारी रविकांत, आप नजर बनाकर रखिए, जैसे प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं आप हमें भी जानकारी दीजिए, अपने दर्शकों तक सबसे पहले तस्वीर हम पहुंचाएंगे और घोषणा पत्र में बीजेपी क्या वादे करती है सबसे पहले आप न्यूज नेशन पर देखेंगे।